थैंक यू। चलो, सो फर्स्ट पार्ट डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल टाइम पे आयो, फटाफट नोटबुक निकालो। हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पता है। एक तो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। और क्या होते हैं, थोड़ा जोर से। डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है हमारे। डेफिनेशन बेस्ड, यस और यस, डिफ्रेंशिएट करने वाला, और एक भूल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आते हैं। और एक बहुत फेवरेट इंस्टीट्यूट का, यस, कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। कमेंट या स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर ब्रीफली हम देखें 5 तरीके से, तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें सारे आपके डेफिनेशन, शॉर्ट नोट्स या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस जो आपसे पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो एक टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर कमेंट दिया होता है। अब आपको देखना है कि वो कमेंट सही है, गलत है, किस टॉपिक से है, और उसके हिसाब से आंसर लिखना है। थर्ड होता है केस स्टडी क्वेश्चन, जो मेजॉरिटी में एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ, एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज एग्जीक्यूटिव में जो ओल्ड सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, और न्यू में एग्जीक्यूटिव में सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट 1 सब्जेक्ट, सारे में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। एंड लास्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नाउ प्रैक्टिकल अगेन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में प्रैक्टिकल है। प्रोफेशनल आई बिलीव ओल्ड सिलेबस के ही स्टूडेंट्स होंगे अभी, क्योंकि दिसंबर में ओल्ड सिलेबस का ही एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर टैक्स है। और एग्जीक्यूटिव में तो दोनों ग्रुप में है ही। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन, एक एक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है आंसर देने का। सबसे पहले, हाउ टू राइट कॉमेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का अगर जवाब देना है तो हमें कैसे लिखना होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, मीनिंग्स इस तरीके से पूछे जाएंगे। शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे आपसे। वहाँ पर आपको कोई फैक्ट्स नहीं दिया होता है, सिंपल आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। द फर्स्ट थिंग इज टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर किसी टॉपिक का आपसे लेट्स से टाइप्स पूछा जा रहा है, कैटेगरीज पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे रादर देन राइटिंग द टाइप्स और कैटेगरीज डायरेक्टली। सबसे पहले हमें वो टॉपिक क्या है वो लिखना है, उसके बाद ही डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। ये लिखने की चीज़ है, लिखो इसको। सो फर्स्ट थिंग कि आपको उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद का जो आपका आंसर होगा वो या तो पॉइंटर्स में होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में, या फिर स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखना है। अंडरस्टैंड, जहाँ पर पॉइंटर्स पॉसिबल है, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, टाइप्स, कैटेगरीज, इसमें पॉइंटर्स पॉसिबल है, तो वहाँ बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे। और जहाँ पर बुलेट पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखोगे। स्मॉल पैराग्राफ्स का मतलब ये नहीं कि 2-2 लाइन का पैराग्राफ है, 4 से 5 लाइन, 4 से 6 लाइन का आपका पैराग्राफ हो सकता है। एक पेज में एक ही पैराग्राफ नहीं लिखना है, वो बोरिंग लगता है देखने में। इससे अच्छा आपको पैराग्राफ वाइज या फिर जहाँ पर भी पॉसिबल हो बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल्स, कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं तो वो प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीज़ होती है जिससे ये समझा जाता है दैट यू नो द टॉपिक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं हर एक आंसर में, जहाँ पॉसिबल है वहाँ आपको एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंक्लूजन। इसमें देना होगा क्या, कंक्लूजन देना होगा, कंक्लूड करना होगा। समझो हर आंसर में कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट कैटेगरी क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कंक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि
कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि कंक्लूजन लिखना है और ज़बरदस्ती वहाँ पर कोई कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ लिखोगे तो आप एग्जामिनर को, आप चेकर को परेशान कर रहे हो। सो जहाँ पर कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, कंक्लूजन नहीं लिखना है। आर वी क्लियर? फर्स्ट कैटेगरी क्लियर है? इसमें और कोई सवाल? इस टाइप के क्वेश्चन में और कोई सवाल? कौन से क्वेश्चन आएंगे ये नहीं पूछना मुझसे, मैं पेपर लीक नहीं करती हूँ। चलो ठीक है। नेक्स्ट, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाउ टू आंसर कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आप बताओ कुछ, कैसे आंसर करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे और सेम स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ओके देखो, सबसे पहले जो कमेंट दिया होगा ना, वो कमेंट कई बार गलत भी होता है, गलत कमेंट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि किसी टॉपिक में शेयर होल्डर्स अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ लिख देंगे कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कमेंट क्या किया उन्होंने? गलत कमेंट दे दिया। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि कमेंट सही है या गलत है, कमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आराम से उसको पढ़ के समझना है कि वो कमेंट सही है या गलत है, क्योंकि पूरा आंसर उसी के बेसिस पे होगा। कई बार कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं समझ पाओगे कि कहाँ से रिलेटेड है। ट्रस्ट मी, मॉड्यूल का कोई भी पन्ना खोल के कोई भी एक सेंटेंस उठा के पूछ लिया जाता है। उस केस में क्या करेंगे? पूरा मॉड्यूल सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो नहीं पढ़ सकते। सो देयर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन की टर्म्स, कि कौन से वर्ड्स उसमें यूज़ किए हैं जिससे समझ आए कि कौन से टॉपिक से है। यू हैव टू फोकस ऑन द की टर्म्स एंड यू हैव टू यूज देम इन योर आंसर। अगर क्वेश्चन में शेयर होल्डर अप्रूवल लिखा है, आंसर में भी मेजॉरिटी जगह पर अप्रूवल लिखो। क्वेश्चन में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन लिखा है, मेजॉरिटी जगह रेजोल्यूशन लिखो। जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको वर्ड्स यूज करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है उसको कोट करोगे। कौन सा टॉपिक से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, ये कमेंट है। अगर कोई लॉ से रिलेटेड है, कोई लॉ का प्रोविजन है, तो वो आप कोट करोगे। देन यू हैव टू कंक्लूड दिस, इसमें कंक्लूजन की ज़रूरत है। यू हैव टू कंक्लूड दिस कि इट इज़ करेक्ट, the given statement is correct, hence based on the above pointers or based on the above answer the statement seems to be correct, incorrect, या फिर आप बस आंसर को रेफर कर सकते हो जो क्वेश्चन पूछा गया है। hence it can be said that, फिर जो कमेंट लिखा हुआ है वो कमेंट लिख सकते हो। तो इसमें कंक्लूजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर पार्शियली करेक्ट है तो पार्शियली करेक्ट भी लिखो। ऐसे करके आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका जो आप फॉर्मेट यूज करोगे, एक सेकेंड, द फॉर्मेट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, सबसे पहले तो उसका इंट्रो किस टॉपिक से है, उसके बाद एनालाइज करेंगे हम स्टेटमेंट को, एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, और लास्ट में कंक्लूजन। तीन सेक्शंस में आपका आंसर रहेगा। पहले आप वो जो सेंटेंस है चाहिए तो उसको लिख सकते हो, या फिर वो किस टॉपिक से रिलेटेड है वो लिख सकते हो। उसके बाद एनालाइज करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन। हेडिंग लिखना ज़रूरी है, इट इज़ ऑप्शनल। चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन, एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ऐसे हेडिंग्स लिख सकते हो। या फिर हेडिंग्स नहीं भी लिखा तो क्या करोगे? तो फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस, फिर एनालिसिस, और उसके बाद एक लाइन का स्पेस, फिर कंक्लूजन। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर? एनी डाउट? फास्ट, स्लो, ठीक है। वर्दी ज्वाइनिंग, चल हाँ यस बोलो सब। नेक्स्ट, केस स्टडी क्वेश्चंस। नाउ केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सही से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो केस स्टडी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या रीड करना होता है? यस, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन बिफोर द पैसेज।
और वो मोस्टली कहाँ पर लिखा हुआ होता है, लास्ट में। मोस्ट ऑफ द केसेस 85-90% केसेस में लास्ट में लिखा हुआ होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है पैसेज रीड करने की ज़रूरत ही ना पड़े, या हो सकता है एकदम ध्यान से नहीं, ऊपर ऊपर से भी देख लिया तो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स का एज सच यूज़ नहीं है, चांसेस है ऐसा हो सकता है। सो रीड द क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद ही पैसेज करना चाहिए। चल, थैंक यू। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब जब हम पैसेज रीड करें, क्वेश्चन रीड किया, फैक्ट्स उसमें ऑफ कोर्स दिए हुए होंगे, उसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। तो वी विल देन आइडेंटिफाई कि इसमें क्वेश्चन क्या है, इशू क्या है, जो ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो गलत है, सही है, या हमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इशू क्या है, वो जानना ज़रूरी है। कई बार सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, इज़ दिस डिसीजन एज पर लॉ, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे याद है एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, डायरेक्टर्स के ऊपर था, वहाँ पर बस इतना लिखा था कंपनीज लॉ के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है या नहीं। तो वहाँ पर अगर एक बोर्ड मीटिंग का कोई डिसीजन है और आपको वहाँ पर कितने लोगों ने अटेंड किया, कितने लोगों ने अप्रूव किया, वो सारी चीज़ें दी हुई है, तो यू विल सी कि कोरम है या नहीं। मीटिंग का अगर नोटिस का डेट अगर शॉर्टर नोटिस पे है तो वो भी मेंशन करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होगी कि यहाँ पर क्या सही या क्या गलत है, एंड दैट यू हैव टू रेफर इन योर आंसर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं हमें। तो जो इशू है, जो की पॉइंट्स है, जिसको हमें आंसर में रेफ़र करना है कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो फैक्ट्स हैं वो हमें देखना होगा, और देखना होगा किस लॉ के बारे में बात की जा रही है। इज़ इट रिलेटेड टू LODR, इज़ इट रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट, इज़ इट रिलेटेड टू एनी अदर एक्ट जो हम जिगल में, EBCL में पढ़ते हैं, मल्टीपल एक्ट्स। टैक्स है तो इज़ इट रिलेटेड टू इनकम टैक्स और GST, वो लॉ हमें ध्यान में रखना है कि ये भी हमारे आंसर में आना चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट कैसा यूज़ करते हैं आप लोग, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसा फॉर्मेट यूज़ करते हैं? प्रोविजंस लिखते हैं, परफेक्ट। इसके अलावा हाँ, जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो लिखते हैं, और कंक्लूजन लिखते हैं, और केस में क्या हुआ है वो भी लिखते हैं। तो तीनों चीज़ें, यस, फैक्ट्स लिखते हैं, प्रोविजन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, ये तीनों चीज़ें लिखते हैं। अगेन इसका हेडिंग डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट क्वेश्चंस में इट वाज ऑप्शनल कि हेडिंग डालना है तो डालो, नहीं डालना मत डालो। यहाँ पर फॉर्मेट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हेडिंग्स डालो, एंड अगेन यू विल लीव 1 लाइन और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करोगे। तो इसमें विथ हेडिंग्स, आई होप यू आर राइटिंग, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना बचा एग्जाम से पहले, भूल जाओगे। तो एग्जाम के 1 दिन पहले भी ये फटाफट एक बार देख लेना कि क्या करना है। सो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट में आई एम गिविंग यू 2 हेडिंग्स का ऑप्शन जो लिख सकते हो। या तो फैक्ट्स गिवन ऐसा लिख सकते हो, या फिर सिनेरियो ओवरव्यू लिख सकते हो। सिनेरियो ओवरव्यू में आप जैसे बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ था, वो जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसकी हेडिंग या तो फैक्ट्स लिख सकते हैं, फैक्ट्स गिवन, या फिर सिनेरियो ओवरव्यू लिख सकते हैं। बहुत ब्रीफ में लिखना होता है इसको, पूरा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बहुत ब्रीफ में इसको लिखना। इसके बाद जो सेकेंड होगा, सेकेंड वुड बी योर लीगल क्वेश्चन, कि उसमें पूछा क्या है, लीगल क्वेश्चन या फिर सेंट्रल इशू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लीगल क्वेश्चन, लीगल इशू इन्वॉल्व्ड, सेंट्रल इशू इन्वॉल्व्ड, ऐसे करके लिख सकते हो। अभी कुछ लोग या तो इसे पहले लिखते हैं और बाद में फैक्ट्स लिखते हैं, वो भी सही है, यानी कि 2 का 1 लिखोगे तो भी सही है, दोनों को साथ में लिखोगे तो भी सही होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके आंसर में वो क्लियर दिखना चाहिए। तो अगर दोनों को साथ में लिख रहे हो, हेडिंग भी साथ में लिखो, गिवन फैक्ट्स एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड, ऐसे करके साथ में हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, या अलग अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड होगा एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द डैश करके आप मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, वहाँ पर आप लिखोगे कि कौन सा एक्ट है, एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द, इसके बाद लॉ का नाम लिखना है यहाँ पर,
अगर LODR है या फिर कोई केस लॉ है, केस लॉ का नाम याद आ रहा है तो ठीक, नहीं तो लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे लिख सकते हैं। एप्लीकेबल या रेलेवेंट दोनों लिख सकते हो। एप्लीकेबल, रेलेवेंट यहाँ पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखना, या फिर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो हेडिंग डाला। उसके बाद लास्ट में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन के जगह लिख सकते हो रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कब लिख सकते हो, जब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिकमेंड, हर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, एज अ हाँ एडवाइज, जब आपको बोला जाता है एडवाइस दो, तो वहाँ एडवाइस हेडिंग लिखना उतना सूटेबल नहीं होता है। या तो कंक्लूजन लिखो या फिर रिकमेंडेशन लिख के लास्ट में लिख सकते हो। अब कंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपका कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए एंड इट शुड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही वर्ड्स यूज करके आपको आंसर लिखना होता है। इज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड करेक्ट एज पर लॉ? सो येस or no, the decision of the board with regards to this is not correct or is correct or incorrect as per the provisions of the Companies Act 2013. So your conclusion should be clear, it should give clear solution, it should be concise। आधा पेज का कंक्लूजन कभी नहीं होता है, 3 से 6 लाइन का कंक्लूजन होता है। कंसाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यूज सेम टर्म्स यानी कि टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपको केस स्टडी क्वेश्चन का आंसर करना होता है। बहुत ज़रूरी है इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना, क्योंकि उससे ही समझ आता है कि आपने कहाँ पर फैक्ट्स लिखे हैं, कहाँ पर आपका कंक्लूजन है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट MCQs। अब MCQs के लिए मुझे आप लोग बताओ क्या करते हैं। अरे CA-CET में सबने MCQs टिक 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 किए हैं, क्या करते हैं? हाँ, क्वेश्चन रीड करके समझना है। चलो, सिर्फ MCQs में ऐसा करना, बाकी क्वेश्चंस में नहीं। यस पीपल क्या करते हैं? सारे ऑप्शंस पढ़ने। चलो, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर सारे ऑप्शंस पढ़ने, बहुत बढ़िया। फिर जो गलत है उन्हें एलिमिनेट करना है। जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पता है तुक्का नहीं मानना है, स्ट्राइक ऑफ द आंसर्स। हाँ, ये भी चेक कर लेना क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना अलाउड है या नहीं। लिखना अलाउड नहीं होता है, टिक भी अलाउड रहता है। कुछ कुछ केसेस में अगर वो लोग अच्छे मूड में नहीं आए तो मना कर देते कि नहीं तुम टिक भी नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा देख लेना। जय माता दी करना है, वो लास्ट ऑप्शन है जय माता दी, उसमें भी मैं बताऊंगी कि किस में अलाउड है किस में नहीं। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आंसर्स रीड करोगे। जो आंसर्स पता है वो डायरेक्टली आप टिक कर दोगे, और नहीं पता है तो फिर आप एलिमिनेट करोगे कि कौन सा तो लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, या ये तो आई एम श्योर ये हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद क्या है, 4 में से 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें अगर करना है तो जय माता दी कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आंसर शीट में प्रेजेंट नहीं करना है MCQs। देखो अगेन, ओल्ड वालों के लिए पूरा OMR शीट होगा जहां पर 100 मार्क्स का आपको 100 MCQs होंगे। न्यू वालों के लिए ना, न्यू वालों के लिए या तो आपको अलग से OMR शीट देंगे, या फिर जो आपका आंसर शीट होगा उसी के फर्स्ट पेज में आपको वो OMR शीट की हाफ पेज OMR की रहेगी जहां पर आपको टिक करना है। सो MCQs के लिए यू विल बी गिवन OMR शीट फॉर श्योर। फर्क ये है, या तो वो अलग से देंगे, न्यू के लिए बोल रही हूँ, या फिर आपके आंसर शीट घर से थोड़े ना लेके जाते हैं, वहाँ मिलता है ना। सो उसमें वो OMR शीट इंक्लूडेड होगी। सो वो आपको जब फर्स्ट एग्जाम दोगे तभी पता चलेगा न्यू वालों को, बिकॉज ये फर्स्ट ही एग्जाम है, तो पहले एग्जाम में क्लियर हो जाएगा कि कैसे मिल रहा है। मोस्टली उसके अंदर ही होना चाहिए क्योंकि 20 मार्क्स का है। सो लेट्स सी। तो वहाँ पर द फर्स्ट थिंग इन MCQs इज डोंट रश। गलती पता है क्या हो जाती है MCQs में,
गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, मेरे साथ भी एक आध एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो जैसे 100 क्वेश्चंस रहते हैं ओल्ड में, अब वो 100 क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे, वो एक पेज में 100 डॉट्स मुझे डालने हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसलिए पहली चीज़ एमसीक्यूज में जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। डोंट रश टू आंसर, मार्क वेरी केयरफुली, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये खुद को याद दिला के जाना कि मुझे हड़बड़ी में कभी भी एमसीक्यूज नहीं करना है। ये ऐसे हैं जो आपको आपकी नया पार करवा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं ज़्यादा स्कोर करने के, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस क्या होते हैं, थियोरेटिकल में 5 मार्क 3 मार्क का है, गलत हुआ तो पूरा गलत। यहाँ पर 1 मार्क का होता है हर एक क्वेश्चन, वो गलत भी हुआ तो 1 मार्क जाएगा। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ एमसीक्यूज। नेक्स्ट, एलिमिनेट ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स, जो पता है कि गलत ही हैं। एलिमिनेट ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शंस। और ऐसे नहीं करना कि मुझे आंसर पता ही है तो चारों ऑप्शन रीड ही नहीं किए मैंने, जो मुझे लगा कि हाँ यही होगा मैंने टिक कर दिया। चारों ऑप्शन एक बार रीड कर लेना, कोई समय नहीं जाएगा आपका 4 ऑप्शन रीड करने में। सो यू हैव टू रीड, और जहाँ पर लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता उसको एलिमिनेट कर दो। अगर नहीं पता है कि आंसर क्या है, इफ़ नॉट श्योर, तो मेक एन एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस अगेन जय माता दी नहीं होता है। एजुकेटेड गेस मतलब अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो 1 साल तक पढ़ा है वो थोड़ा अप्लाई करो और उसके हिसाब से सोचो कि क्या आंसर हो सकता है ना। यहाँ पर 2 टाइप के अगेन वेराइटीज़ है। ओल्ड में जो 100 मार्क्स के हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। न्यू में अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट में नहीं लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो हाई चांसेस न्यू में नेगेटिव मार्किंग आई बिलीव नहीं होनी चाहिए। ओल्ड में होती है, इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव नेगेटिव के चक्कर में बहुत सारे आपके मार्क्स कट जाएंगे। जो जो आता है पहले उसको आपको एनसर्कल करना है, उसमें आपको पूरा फिल करना है। ये भी ध्यान रखना, वो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो आप जब वो OMR शीट फिल करोगे, बचपन में किया है, बोर्ड्स में किया होगा, पूरा फिल करना, वरना वो कंप्यूटर स्कैन ही नहीं कर पाता है, तो वो अच्छे से फिल्ड होना चाहिए। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और ओल्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जितने आपको आते हैं पहले कर लो, उसके बाद देख लो कि मेरे 50-60 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बचे हुए ऐसे नहीं कि 40-50 में गलत टिक कर दिया। 50-60 अगर सही हुए हैं, आपके पास स्कोप है 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आप तुक्का मार सकते हो कि अगर एक भी सही हुआ और 4 गलत हुआ तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 0.25 कटता है ना ओल्ड में। योर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट क्या? ओके, सो उस हिसाब से यू हैव टू डू। और न्यू वाले, अगर आप जब पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम जब लिखने जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ होगा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पूरे 20 के 20 आंसर्स आपको टिक करके आने हैं। जितने आते हैं करो, नहीं आते उनको भी कुछ ना कुछ करके आओ। ओल्ड वाले ध्यान रखेंगे, सारे करना मैंडेटरी नहीं है। न्यू वाले अगर कुछ नहीं लिखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो बिंदास सब टिक करके आएंगे, ठीक है। और एक चीज़, बी अवेयर ऑफ terms like not, never, except। इसमें हमारा आंसर पलट जाता है। पूरा सेंटेंस दिया है और हमने नॉट पढ़ा ही नहीं, तो हमें लगा व्हाट इज इंक्लूडेड, और हमने गलत टिक कर दिया, जबकि पूछा गया था व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। इसलिए जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो बिल्कुल रश नहीं करना है, और ध्यान से देखना है कि वहाँ कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है। एक्सेप्ट, नॉट, नेवर, जनरली यही वर्ड यूज किया जाता है, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। एक तो ऑप्शन होता है कि एजुकेटेड गेस, तुक्का मारो। एक ऑप्शन होता है प्लग एंड चग, बोलते हैं उसको, प्लग एंड चग। ये काम आता है प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम में। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये काम आता है प्लग एंड चक। जहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, तो आप क्या करते हो, आप सारे आंसर्स को अप्लाई करके देखते हो, उल्टा ट्राई करके देखते हो कि अगर ये अप्लाई किया तो वो फिगर्स आ रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं प्लग एंड चक। तो न्यूमेरिकल्स में वो ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट थिंग,
इस बार से आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, राइट? शुरुआत में आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके बारे में आई विल टॉक डिटेल में कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। उसमें एक चीज़, सारे एमसीक्यूज उस 15 मिनट्स में देख लेना जो न्यू सिलेबस वाले हैं, क्योंकि आपके पास 20 ही क्वेश्चंस हैं, और ओल्ड वाले जितना तक का देख सकते हैं उतना तक का देख लेंगे कि कौन सा हमें पता है, कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कर लो, उसके बारे में सोचना है, जो भी। यू हैव गॉट 15 मिनट्स। एमसीक्यूज आर द बेस्ट टू लुक एट। उसमें 5 मिनट में 20 क्वेश्चन, या लेट से 10 मिनट में भी 20 क्वेश्चन देख लिया तो 20 मार्क्स के लिए तो हम श्योर है कि हमारा पेपर क्या बनने वाला है, ठीक है? सो वो 15 मिनट्स जो शुरुआत में मिलेंगे उसमें यू हैव टू एंश्योर कि एमसीक्यूज ढूंढो कि पेपर में कहाँ पर है, या तो शुरुआत में होगा या आखिर में होगा। अलग से आई डोंट थिंक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ओल्ड वालों को तो वही क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का मिलेगा। सो एमसीक्यूज के लिए क्लियर है? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, लास्ट जो है, लास्ट टाइप इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। किसमें होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? ओल्ड एग्जीक्यूटिव में टैक्स तो पूरा न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल भी आता है उसमें, और सीएमए एफएम है ना। इसके अलावा कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ में आता है। आई वुड सजेस्ट सारे पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना। कभी अगर एसबीईसी में आपको पूछ लिया कि वो कंट्रीब्यूशन निकालो, क्या करोगे, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन निकालो, इसलिए कैलकुलेटर हर एग्जाम में लेके जाना। और एमसीक्यूज है, बिल्कुल पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और एमसीक्यूज की बात कर ली, जनरल जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज लॉ, कंपनी लॉ, ये न्यू में ओल्ड में दोनों में है, और एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में है। कंपनी लॉ भी है और सिक्योरिटी लॉ के एलओडीआर वाले प्रोविजंस भी है। इसके अलावा जो टेक ओवर वगैरह है सिक्योरिटीज लॉ में, वो सारे न्यूमेरिकल आते हैं, और टैक्स में तो न्यूमेरिकल आता ही है। सो वहाँ पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया एक कि ये कैलकुलेट करना है, क्या करोगे उसमें? हाँ, फैक्ट्स, उसमें अगेन फैक्ट्स के जगह जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखोगे, करेक्ट? फिर सॉल्व करोगे, क्या बात है। सीआरबीआई में न्यूमेरिकल होता है? यस, बिल्कुल, वैल्यूएशन और सब में होता है। हाँ जी, इट डिपेंड्स ऑन द चेकर, ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन द चेकर। मिलता है मेजॉरिटी केसेस में, मतलब आईसीएसआई के गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेप मार्किंग मिलनी ही चाहिए। सो स्टेप मार्किंग मिलती है वैसे, इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो फॉर्मेट होना आंसर का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टेबल्स वगैरह बना सकते हो, और टेबल्स ऐसे नहीं लास्ट में टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, स्केल लेके जाना, ऐसे हाथ से ऐसे नहीं करना, ठीक है? स्केल लेके जाना और उसी वक्त तुरंत आपको वो टेबल बनाना है। और जितना हो सकता है वो थोड़ा स्पेशियस रखो, बीच में 2-2 लाइन नहीं, बट एटलीस्ट एक लाइन छोड़ा तो वो क्लियरली दिखता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। और लास्ट में जो आंसर आता है उसको डबल अंडरलाइन करो, वैसा आप टेबल, एक क्लियर टेबल बना सकते हैं। इसमें भी अगेन सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि क्या पूछा है, देन यू विल रीड द पैसेज जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है। अब ये पैसेज में कई बार क्या होता है ना, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसका कोई लेना देना नहीं है, पर हमें कंफ्यूज करने के लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे तो उसमें हमारा दिमाग जाएगा, कॉम्प्लिकेट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है। वो तो पहले एलिमिनेट कर दो कि ये मेरे इस क्वेश्चन में काम का ही नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पता किया, उसके बाद पूरे इन्फॉर्मेशन पढ़े, जो इररिलेवेंट है कि इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है उसको हटा दो कि ये हमें पढ़ना ही नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे लिखना शुरू करोगे। इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट होगा, सबसे पहले हेडिंग डालोगे गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन गिवन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, वो लिखोगे कि क्या निकालना है इसके, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हो, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो, या फिर जो भी आपका सल्यूशन है वो पूरा सल्यूशन आप स्टेप वाइज लिखोगे। लास्ट में आपका फाइनल आंसर होगा कि अगर आपने टेबल में भी फाइनल आंसर डाल दिया है ना कैलकुलेशन में, तो भी अलग से एक स्टेटमेंट डालो और क्वेश्चन में जो लिखा है उसके हिसाब से लिखो कि फाइनल आंसर क्या है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट
वर्किंग नोट्स, आपके आंसर के एंड में वर्किंग नोट्स होना ही चाहिए। उससे समझ आता है कि किसी से चुराया नहीं है आंसर, आपने खुद से कैलकुलेट किया है। वर्किंग नोट्स अगेन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काम आता है, या फिर जहाँ पर आपको कैलकुलेशन काफ़ी सारी करनी पड़ी थी और वो टेबल में वो कैलकुलेशन लिखने की जगह नहीं है, तो वर्किंग नोट्स में लिखोगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको पता है कि आपका जो टेबल है उसमें 4-5 लाइन्स ही है, एक पेज में आ जाएगा या 1.5 या 2 पेज में आ जाएगा, तो आप फर्स्ट पेज में तो टेबल बनाओगे। अगर लग रहा है कि यहाँ तक उतना में ही पुर जाएगा या फिर सफिशिएंट है, तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट्स, वहाँ सॉल्व करते जाओ और फिर टेबल में फिल इन करते जाओ। उससे क्या होगा, डबल डबल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेबल बनाया कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे, उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं। तो उससे अच्छा अगर आपको पता है कि आंसर कितना बड़ा होने वाला है तो उतना स्पेस रखो और वर्किंग नोट्स शुरू कर दो, बट यू हैव टू इंश्योर जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो जितना भी आपको लग रहा है 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, उसके हिसाब से वो स्पेस रखो, टेबल रेडी रखो, वर्किंग नोट्स बनाते हुए एक एक आंसर फिल करते जाओ। तो उससे क्या होगा, सारे वर्किंग नोट्स भी आपके रेडी होंगे। एकदम इररिलेवेंट वर्किंग नोट्स नहीं बनाना है, जहाँ पर सही में कोई कैलकुलेशन किया है वही वर्किंग नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होता है, वर्किंग नोट्स भी आपके दिखते हैं, प्लस आपका टेबल जो होता है वो क्लीन होता है। और वर्किंग नोट्स की नंबरिंग करनी है, उसको रेफर भी करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, और जब टेबल में आप कैलकुलेशन नहीं करोगे वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखोगे नोट 1, नोट 2, नोट 3, ताकि वो समझ आ जाए कि आपने ये आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, उसका कैलकुलेशन कहाँ है। तो नंबर रेफर करना बहुत ज़रूरी है, नोट का कौन सा नंबर है वो रेफर करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट, आपका जो फाइनल आंसर होगा, वर्किंग नोट से पहले ही होता है ये, फाइनल आंसर जो है आपका, फाइनल आंसर क्लियर और अंडरलाइंड होना चाहिए। जो भी आपका कैलकुलेशन में अमाउंट आया है, जो भी फिगर आया है, उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि हो सकता है चेकर आपका पूरा आंसर उन्होंने ऊपर से देख लिया है, काफ़ी सारे फिगर्स थे, लास्ट में वो आपका आंसर सिर्फ वो फिगर्स देखना चाहते हैं, तो वो अंडरलाइन क्लियर उनको हाईलाइटेड दिख जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत सारे फिगर्स डालोगे ना, तो किस पे ध्यान दें, इसलिए ज़रूरी है कि हम सामने से बताएं कि दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो जो भी फाइनल आंसर है यू हैव टू अंडरलाइन इट। उसके बाद से फिर वर्किंग नोट्स आपके स्टार्ट होंगे। ये थे सारे टाइप के क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन ध्यान आ रहा है? इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स है। चलो 2-9 ओके, टाइम है ना अपने पास। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है, एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, यस नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई लिख सकते हैं, एग्जैक्टली अगर आपने शुरुआत में लिख दिया है कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, तो आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट फुल फॉर्म, जहां सबसे पहला आप वो वर्ड यूज कर रहे हो फुल फॉर्म लिखोगे, ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, उसके बाद ही उस आंसर में आपको लिखना है, उसके बाद ही आप उस आंसर में आपको वो शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जो एक्ट्स का नाम है ना सेबी एलओडीआर जैसे, तो उसमें भी आई वुड सजेस्ट शुरुआत में पूरा लिखो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद बार बार नहीं लिख सकते, तो सेबी ब्रैकेट में एलओडीआर लिख सकते हो। जितना हो सकता है साल याद रखने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट है, रूल्स के अगर साल याद कर सकते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे गए हैं वो आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया एमसीए है, आरबीआई है, शुरुआत में फुल लिखो। एक बार लिखा पेपर में, उसके बाद हर एक आंसर में कर सकते हैं क्या? नहीं, हर आंसर में आपको वो एब्रीविएशंस लिखने होते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक पहले आंसर में लिख दिया अब कभी भी यूज़ करोगे। हर आंसर में पहले फुल फॉर्म लिखोगे, उसके बाद ही शॉर्ट फॉर्म लिखोगे। वहाँ मत देखना कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड मैंने बचा लिए हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, यस आई विल कवर डिफरेंस बिटवीन में, अगर कोई अलग पॉइंट है आई विल कवर आफ्टर दिस, ठीक है। तो एब्रीविएशंस का ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ना, क्वेश्चन रीड करके तुरंत लिखना मत शुरू करना, 20 से 30 सेकेंड लो और एक रफ प्लान डिसाइड करो कि आप आंसर कैसे लिखने वाले हो। याद करो कि हमने कैसे डिस्कस किया है, कमेंट क्वेश्चन को कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन को कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। टेक 20 सेकेंड्स एंड जस्ट थिंक कि आप क्या क्या लिखने वाले हो। 10-20 सेकेंड दिए
उसके बाद ही वो आंसर शुरू करना. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ रफ प्लान ऑफ आंसर. तो उसके लिए 20 सेकेंड भी ले लिया तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. ऐसा नहीं कि बहुत टाइम जा रहा है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड हो कि मुझे क्या करना है. कहीं जा रहे होते हो तो मैप पहले एक बार देख लेते हो ना कि कितना दूर है, या फिर निकलने के बाद मैप ऑन करते हो कि यहाँ तक तो मुझे पता है, उसके बाद देखेंगे. पहले एक रफ प्लान पता होना चाहिए टू रीच द डेस्टिनेशन. जो शुरुआत में आपको 15 मिनट्स मिलते हैं ना, उसमें एक तो आप MCQs देखोगे, दूसरा आपका जो फर्स्ट आंसर लिखने वाले हो, फर्स्ट आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए, बेस्ट आंसर होना चाहिए. तो फर्स्ट आंसर प्लान कर लो, आंखें बंद करके आंखें खोल के जैसे भी सोच लो कि मैं फर्स्ट आंसर कैसे लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ. जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखोगे. और पेपर में अगेन लिखना अलाउड नहीं है उस वक्त, तो कुछ लिखना मत, बस सोच के रखो ताकि आपको पता है कि हाँ मुझे ये लिखना है. क्योंकि लिखने के बाद में ऐसा होता है कि ओह ये तो रह गया. सो वी डोंट वांट दैट. इसलिए प्लान करके रखो कि क्या लिखना है. 15 मिनट्स मिलते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर टाइम बचता है फर्स्ट आंसर प्लान करके रखना चाहिए सो दैट यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग. डोंट रिपीट थिंग्स. अगर कोई आंसर बहुत छोटा सा लिख के आ रहा है, 3-4 लाइन ही हुए हैं और 5 मार्क्स का है, मुझे लग रहा है यार ये तो कम पड़ेगा, मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये नहीं कि उसको दूसरे तरीके से वापस वही घुमा फिरा के, हेंस इट इज़ प्रूव, दस वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स, इन अदर टर्म्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं. मैक्स चाहिए तो रिपीट कब होता है, जब आप आंसर, फाइनल आंसर लिख रहे होते हैं ना, हेंस इट कैन बी सेड या हेंस वी कैन कंक्लूड, तब बस रिपीट होता है. उसमें भी अगर हल्का सा टर्म्स चेंज कर सकते हो तो ठीक, बाकी रिपीट नहीं करना है हमें चीज़ों को. चेकर इरिटेट हो जाता है कि इसका आंसर तो इतना लंबा दिख रहा है पर काम की बात तो सिर्फ शुरुआत में लिखी थी, तो रिपीट नहीं करना है. ठीक है. इसके अलावा डोंट यूज जस्ट वन फॉर्मेट. आई गॉट टू चेक, मतलब आई गॉट टू सी वन पर्सन्स पेपर. उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की, हर एक आंसर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में था, हर एक आंसर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में था. आई वुड नॉट सजेस्ट दैट एंड नो वन वुड सजेस्ट दैट. जहाँ पर पॉइंटर्स पॉसिबल है लिखो, बिल्कुल पॉइंटर्स में लिखो. जहाँ पर पॉइंटर्स पॉसिबल नहीं है, ज़बरदस्ती बुलेट पॉइंट्स नहीं डालना है, पैराग्राफ्स लिखने. सो योर आंसर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ बुलेट पॉइंट्स, ऑफ स्मॉल पैराग्राफ्स, ऑफ आंसर्स विथ हेडिंग्स. उस तरीके से एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो मोनोटोनस लगेगा. सब आंसर कट सकते हैं या सब में एक ही मार्क मिलेंगे, एक ही जैसा आंसर लिखोगे एक ही जैसे मार्क्स मिलेंगे. सो डोंट डू दैट. एक ही फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है, यू हैव टू चेंज. कुछ बुलेट पॉइंट्स में, कुछ पैराग्राफ्स में, वैसे आपको लिखना होता है. और ये हमें पता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना होता है. कीवर्ड्स, कीवर्ड सारे कीवर्ड्स नहीं, कोई एक वर्ड डिफाइन किया है तो उसको, सेक्शन नंबर्स को, इंपॉर्टेंट फिगर्स को अंडरलाइन करना होता है ना. पूरा सेंटेंस अंडरलाइन नहीं करते हैं, जो वहाँ पर रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें चाहिए हाईलाइट होके दिखे, सिर्फ वही अंडरलाइन करना है. सारे अंडरलाइन नहीं करने हैं. और अंडरलाइनिंग के लिए भी लास्ट तक का वेट मत करना, जैसे जैसे लिखते जा रहे हो इमीडिएटली स्टार्ट अंडरलाइनिंग. सेम कलर के पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पेंसिल से करना. पेंसिल यू कैन अवॉइड इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स. लिख रहे हो तुरंत अंडरलाइन कर दो. आखिरी के वेट में कुछ नहीं कर पाओगे, ना टेबल बना पाओगे, ना फाइनल आंसर लिख पाओगे. साथ ही साथ सब करना है. लास्ट में इन केस टाइम बच गया, खुश नसीब हो, उस वक्त सिर्फ रिव्यू कर सकते हो कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है. ठीक है. एंड लास्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम्स. ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा नहीं करना कि दिसंबर में पेन उठाया ही नहीं था और सीधे एग्ज़ाम में जाके पेन से लिख रहे हैं और हाथ 1 घंटे बाद ऐसे हो रहा है कि अब भाई रुक जा. डोंट वांट दैट, राइट. सो इसलिए ज़रूरी है इंश्योर नवंबर में जितना होता है पूरा नवंबर, और दिसंबर में तो मैंडेटरी रोज़ कुछ ना कुछ आपको लिखना है. उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपके हाथ को आदत भी रहेगी चीज़ें जल्दी जल्दी लिखने की. और ऐसे आराम आराम से 5-5 मिनट लिख रहे हैं वैसा नहीं,
15-20 मिनट दिन का दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको लिख सकते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। एंड इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन अपियर फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि 3 घंटे आप लिख पा रहे हो या नहीं, किस पॉइंट पे आप थक जाते हो, किस पॉइंट पे आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, वो सब तभी समझ आएगा जब 3 घंटे आप लिखोगे। वॉट इफ द आंसर एंड्स इन 2-3 लाइन्स? ऐसा बहुत कम केसेस में होगा कि आंसर 2-3 लाइन्स में खत्म हो रहा है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन लिखोगे, उस एक्ट का नाम लिखोगे, आधा लाइन तो उसी में चला जाता है, एक्ट के नाम में चला जाता है। अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिख सकते हो। आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको अगर लग रहा है कि इससे आगे आंसर नहीं लिख सकते, यू कैन स्टॉप देयर। बट कोई भी आई डोंट थिंक 2-3 लाइन में कवर होगा, बिकॉज या तो आप जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखोगे, फिर उससे रिलेवेंट प्रोविजंस लिखोगे, और अगर 2-3 लाइन का है तो या तो वो होगा ही 1-2 मार्क्स के लिए, सो दैट इज़ ओके। बाकी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर लग रहा है कि एक्ट में इतना ही लिखा हुआ है, चाहिए तो उसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, बट उसको रिपीट करके मत लिखना। सो जितना आंसर लग रहा है कि इतना ही रेलिवेंट है उतना ही लिखो। लेंथ डज नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ द आंसर्स। आई हैव सीन आंसर शीट्स जहाँ पर एक इंसान का आधा से 3/4 पेज का आंसर था, फिर भी उसको 4.5 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिले थे। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए आपको 1-1.5 पेज लिखना है। ऑफकोर्स जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ 1-1.5 पेज लिखो 5-6 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए 3/4 पेज, हाफ पेज, 1 पेज तक का लिख सकते हैं। जहाँ पर पता है इतना ही लिखा है वहाँ पर उतना ही लिखो, रिपीट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू हैंडल सरप्राइज क्वेश्चंस। नाउ सरप्राइज क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चलो आंसर क्वेश्चंस मैं लास्ट में देती हूँ। एक बार आई जस्ट कवर ऑल द टॉपिक्स जो अगर कुछ रह गया, एंड देन आई टेक अप द क्वेश्चंस। इसके बाद एक प्रैक्टिस करेंगे हम और उसके बाद क्वेश्चंस आई टेक। सो आई एम कीपिंग द क्वेश्चंस ऑन होल्ड। अभी ये सारा मैंने कवर कर लिया। आई जस्ट सी कुछ मिस तो नहीं हुआ है। हाँ, एक बस था डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन, वो कैसे करना है। डिफरेंस बिटवीन में 2 टाइप के डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस होते हैं। एक सेकेंड। चलो यहीं पर बता देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन 2 टाइप के होते हैं, एक जहाँ पर आप एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो टेबल में, और दूसरा जहाँ पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों टाइप के होते हैं। जैसे रिसेंटली जिसने लेक्चर अटेंड किया था फास्ट ट्रैक का, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का डिफरेंस था। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर सके। ऑफकोर्स वहाँ पॉसिबल है डिफरेंशिएट करना चाहो तो दोनों की एक्टिविटीज़ क्या है, दोनों का नेट ओन फंड का रिक्वायरमेंट क्या है, पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। पर ऐसा कोई टॉपिक है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, बस आपसे पूछा गया है डिफरेंस, वो इस इंटेंशन से होता है कि आप वो दोनों टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। सो इफ़ यू सी गाइडलाइन आंसर्स भी देखोगे, जैसे जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका गाइडलाइन आंसर्स भी देखोगे ना, वहाँ पर एक टॉपिक कवर किया, उसके बाद दूसरा टॉपिक कवर किया। तो जहाँ पॉसिबल है कि डिफरेंस बिटवीन के कुछ बेसिक पॉइंट्स है वहाँ टेबल में लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट 1 कंटेंट और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का कंटेंट। ज़बरदस्ती का टेबल में उसे डालने की कोशिश मत करना। अगेन यू हैव टू गिव अ हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि किसका डिफरेंस बिटवीन है, एंड उसके बाद या तो टेबल में या फिर पैराग्राफ्स में आप वो आंसर लिख सकते हैं। इसमें भी कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने टेबल बनाया, कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं कि हेंस दिस इज प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड दैट दीज आर डिफरेंट, ऐसे कंक्लूजन नहीं डालना। ओके, सो जहाँ पर कंक्लूजन की ज़रूरत है सिर्फ वहीं कंक्लूजन डालना होता है। चलो, दिस इज कवर्ड। एक बार आंसर लिख के देखेंगे। अब बहुत इजी क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ, सबके लिए वो रेलेवेंट है। एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, मैंने ग्रुप वाइज दे दिया है कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 और प्रोफेशनल ग्रुप 1 के लिए कौन से क्वेश्चन है और ग्रुप 2 के लिए कौन से क्वेश्चन हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ना, मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके, चलो, सो लेट्स प्रैक्टिस। पेपर पेन है? You have got 6 minutes
टू राइट द आंसर्स। ऊपर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, प्रोफेशनल ग्रुप 1 ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए, नीचे एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 और प्रोफेशनल ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स के लिए। You can see, right? और अगर किसी को ब्लर दिख रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, आई विल पोस्ट अ पिक्चर इन द ग्रुप ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्री मिनट्स अप। यस यस, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपने ये पढ़ा हुआ है। आप ग्रुप 1 में हो ना? CSR है ना आप लोगों के? बस आपको लिखना है सर अब।
1 minute more. I'll be back. Done? थैंक यू। ये बस हो गया ना? हो गया? टाइम्स अप। लिखा? नहीं लिखा? चलो 1 more minute, जल्दी लिखो जो लिखना है। 1 मिनट और। यस, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। चलो इसका आंसर डिस्कस करना है, फिर आपके क्वेश्चंस लेने हैं मुझे। हो गया? ओके। फर्स्ट, CSR के कमिटी रिक्वायरमेंट्स, ये वर्कशॉप के बाद मैं आप लोग सारे के आंसर्स देख लेती हूँ। ऐसे ही फिलहाल मुझे बता दो कि क्या क्या लिखा है इसमें। सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखा, परफेक्ट। फिर जो क्राइटेरियाज थे, आप ग्रुप 1 में हो, आपने चूज किया ग्रुप 1 का लिखने का, क्यों ग्रुप 2 का नहीं लिखना था? चलो कोई बात नहीं। हाँ, सो जो क्राइटेरियाज थे वो लिखे, ओके। फिर बस, परफेक्ट। कॉम्पोजिशन, कितने डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं? क्या बात है। एप्लीकेबिलिटी लिखा, यस। मिनिमम 2 लगते हैं। कितने लगते हैं? इट्स ओके, हैपेंस। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पर पूछा क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चैरिटी लिमिटेड वांट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू CSR टू कंपनीज इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी। 2 चीज़ों के बारे में बात की है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, और CSR कमेटी के बारे में लिखना है कि who are required to constitute and what will be the constitution of the CSR committee। ये 2 चीज़ें हमें लिखनी ही हैं। इसमें एडिशनली अगर हमें लग रहा है कि छोटा आंसर है, अगेन कमिटी से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कमिटी का रोल क्या है। सो आई विल क्विकली शो यू अ मॉडल आंसर। ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ना, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है, दोनों मैंने बनाए नहीं हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत डिफिकल्ट था क्या? अगर पढ़ा है तो हम लिख सकते हैं, राइट? तो दिस वाज इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जो दिमाग में रहता है कि एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, नहीं। 40-60 का रेशियो होता है, कभी 40 इजी 60 हार्ड आता है, कभी 60 इजी 40 हार्ड आता है।
सो दैट इज़ द रेशियो। मोस्टली 60 ईजी आता है अगर आपने सही से पढ़ा तो। पहले से ही पैनिक करने लग गए तो फिर सभी डिफिकल्ट लगने वाला है। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो क्वेश्चन है, पहली बात, आंसर शीट में कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर लिख के, 2 वर्ड्स लिख के, डैश 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 ऐसे भी नहीं लिखोगे। क्या करोगे, सीधा आंसर लिखोगे। यहाँ तो मैंने लिखा है आप लोगों को बताने के लिए, व्हेन आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट, तो आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए। जब भी आंसर लिखोगे, आंसर, एक तो आपको जो आंसर शीट मिलती है ना, उसमें ऊपर डला हुआ होता है हेडिंग, वहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड होता है आंसर नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर आपको नंबर लिखना है। और साइड में यहाँ पर भी एडिशनली लिख सकते हो आंसर 1, A B C D जो भी है, क्योंकि कभी भी 1 2 3 4 ऐसे नहीं होगा, 1A 1B 2A की जगह 2A, मतलब ऑप्शंस जहाँ पर आते हैं ध्यान से वहाँ वो लिखना कि आप आंसर 2 लिख रहे हो या 2A लिख रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर फिर वही चेक करेगा। ये एक गलती और पूरी मेहनत बर्बाद, तो वो ध्यान से लिखना। और आगे जो क्वेश्चन है, कभी भी जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, तो उसके आगे A लिखा होता है, और जहाँ पर 1A 2A है उसके आगे 1 2 लिखा हुआ होता है, तो वो ध्यान से लिखना कि क्या है। ओ अच्छा, आप लोगों को ये शेयर नहीं हो रहा, एक सेकेंड। सो आई वाज सेइंग 1A, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1A लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखना है और आपको सीधा आंसर से शुरू करना है। नाउ हाउ यू विल स्टार्ट, यहाँ पर मोरलेस मैंने जो गाइडलाइन आंसर्स दिए हुए थे ना, उसी टाइप से लिखा हुआ है। नाउ अगेन हियर दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली केस स्टडी क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन। I'll share the document if you want, ठीक है। सो यहाँ पर हमको अगर सेक्शन नंबर पता है हम सेक्शन नंबर लिखेंगे, नहीं पता है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट ऐसे लिखा तो भी चलेगा। वो लिखने के बाद यू विल राइट द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजन है वो प्रोविजन लिखेंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा क्योंकि एप्लीकेबिलिटी पूछा था, उसके बाद पूछा था कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन रिलेटेड कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए एक्सेप्शन है, या फिर जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ के लिए एक्सेप्शन है, और फॉरेन कंपनी के लिए अलग रूल है। तो इनमें से जो भी याद आ रहा है, बेस तो हमें लिखना ही है, साथ ही साथ एक्सेप्शन जितना लिखोगे उतना आपके मार्क्स ऐड ऑन होते जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइवेट कंपनी है और फॉरेन कंपनी है। अब अगर मुझे ये आंसर लिखना है ना, ये मैंने गाइडलाइन से उठाया है। यहाँ पर व्हाट आई विल डू, मुझे जो चीज़ें अंडरलाइन करनी होगी, आई विल अंडरलाइन द सेक्शन नंबर, वो अंडरलाइन करूँगी। उसके बाद 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ ये अंडरलाइन करूँगी। उसके बाद जो एक्सेप्शंस है कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, दैट आई विल अंडरलाइन। और अगर लग रहा है कि 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे और लिखना है, तो उससे रिलेटेड ही, कुछ भी ऊटपटांग नहीं, उससे रिलेटेड ही आगे रोल भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू CSR, ऐसे लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट दैट एज वेल। CSR एक्सपेंडिचर, अब ये सारा लिखना है क्या, नहीं। अगर रोल ऑफ कमिटी लिखा तो भी चलेगा, अगर CSR एक्सपेंडिचर 2% का प्रोविजन लिखा तो भी चलेगा। जो सही लगता है वही लिखना, गलत नहीं लिखना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल एंड योर आंसर। पूरा लिखना था क्या, नहीं, या तो ये लिखो, रोल्स लिखो, या फिर CSR एक्सपेंडिचर लिखो। जो ग्रुप 2 वालों का क्वेश्चन था, किसी ने सॉल्व किया? नहीं, हाँ था, ये ऐसे मुझे समझा नहीं क्या था। आप ग्रुप 1 में हो? तो वो इजी पड़ता है, ग्रुप 1 तो एग्जाम दिया हुआ है, तो क्या बात है। किसी ने ग्रुप 2 का सॉल्व किया?
Here? Anyone? नहीं, आपको देख ही नहीं रही हूं मैं। क्या बच्चे हैं। चलो यहां पर इफ यू सी बड़ा सा केस है, व्हाट विल रीड फर्स्ट? द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैटर्स फॉर विच प्रायर इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन। यानी कि मुझे यहां पर लिखना है कि कौन से केसेस में प्रायर इंटीमेशन लगता है। कौन से केसेस में लगता है? ओके ओके अच्छा, बहुत सारे केसेस में प्रायर इंटीमेशन लगता है। अभी समझो यहाँ पर हमें लिखना कौन सा है, उसके लिए हम पढ़ेंगे पैसेज। पैसेज में क्या लिखा है कि बीएससी में लिस्टेड है, द कंपनी इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है? वो सारे जो प्रोविजंस है ना कि 5 दिन का 2 दिन का इंटीमेशन लगता है, वो वाला प्रोविजन हमें लिखना है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रायर इंटीमेशन है, कौन सा लिखना है वो कैसे पता चला? पैसेज रीड करके पता चला। पता है फिर भी नहीं लिखा आपने? तो यहां पर हेडिंग डाल दी, हेडिंग को अंडरलाइन करके डाल दिया कि कौन से रेगुलेशन से रिलेटेड है, रेगुलेशन का नंबर और नाम और कौन सा लॉ है वो। उसके बाद अगर यहाँ पर पूछा गया है कि उन्हें वेदर द कंपनी नीड्स टू गिव प्रायर इंटीमेशन। नाउ सी, अगर आप ऊपर का नहीं पढ़ते तो आपको नहीं पता चलता कि 2 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं 2 क्वेश्चन, वहां लड़ना नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन में 2 पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है वेदर द कंपनी नीड्स टू गिव प्रायर इंटीमेशन। यस, इसका तो सीधा आंसर है यस, और फिर वो पूरा सेंटेंस लिखोगे। देन यू विल राइट कि कौन से मैटर्स के लिए प्रायर इंटीमेशन देना होता है। सो एज पर रेगुलेशन 29 ये सारे मैटर्स के लिए आपको इंटीमेशन देना होता है। इसमें इंटीमेशन कब देना होता है वो भी ब्रीफ में लिख सकते हो। 2 दिन पहले देना होता है, जहां पर श्योर हो वही लिखना। ठीक है, इजी। चलो ये भी हो गया, और क्या था? हाँ, दिस इज क्लियर। नाउ योर क्वेश्चंस, पूछिए। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग? अच्छा, तब तक आई विल सी। यस, बोनस, राइट, बायबैक, डीलिस्टिंग, चेंज इन कैपिटल, बहुत बढ़िया। चलो, आई हैड गॉट सम क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग का मैंने बता दिया। कॉमन क्वेश्चन, आई विल शेयर द पीडीएफ। बेसिस लिखकर टेबल फॉर्मेट में आंसर लिखा था डिफरेंस बिटवीन का, जो आंसर पूरा सही था बट गाइडलाइन आंसर में सेम पैरा फॉर्मेट में था, तो मार्क्स ही नहीं दिए। नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस रीज़न से मार्क्स नहीं दिए। इस अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके रीजंस कुछ और भी थे। सो इट इज़ हाँ, अगर आपने बिल्कुल ऐसा कोई डिफरेंस बनता ही नहीं था फिर भी लिखा तो फिर हो सकता है कि मार्क्स ना मिले, बाकी मिलते हैं। सो मार्क्स कितने मिलेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लिखना कैसे वो हमारे हाथ में है। हाँ, तो मराठी डालोगी तुम? ग्रामर जितना हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, हड़बड़ी में उल्टा पुल्टा लिख के नहीं आ जाना। जब आप पढ़ भी रहे हो ना, फोकस ऑन द स्पेलिंग्स। लाइसेंस का क्या स्पेलिंग होता है? LICEN, ऐसी या CE? सी, यही बोल रही हूँ मैं, है ना? तो वो सारी चीजें ध्यान में रखना है। What should be the approach? Again, results and checking are not in our hands. हम कैसे लिख रहे हैं, that is in our hands. MCS पेपर स्ट्रैटेजी, MCS के लिए अगेन केस स्टडी क्वेश्चंस तो मैंने बता दिया लिखना कैसे है। अब उसमें 40 मार्क्स का जो होता है वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसमें तो वी हैव टू बी जस्ट प्रिपेयर्ड विद द बुक्स दैट वी आर कैरिंग। MCS की बुक रखोगे, मॉड्यूल रखोगे, गवर्नेंस की बुक रख सकते हो, DD की बुक्स, RCD की बुक्स, ये 3 एक्स्ट्रा रख सकते हो। खोल के नहीं देखना है, बस अपने पास रखे रहना। और पहले आप जो क्वेश्चंस बुक से हैं, जो 60 मार्क्स का क्वेश्चंस बुक से हैं वो सॉल्व करोगे, उसके बाद 40 मार्क्स का सॉल्व करोगे।
सरप्राइज क्वेश्चंस, नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर सरप्राइज क्वेश्चंस. हर पेपर में सरप्राइज क्वेश्चंस होते ही हैं एंड हाई चांसेस फर्स्ट क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन होता है, ताकि उसी वक्त आपका दिमाग खराब हो जाए, आप बिल्कुल ऐसे रोना शुरू कर दे या फिर ऐसे भागने को मन करे आपका. फर्स्ट क्वेश्चन जनरली फर्स्ट क्वेश्चन होता है, या फिर उनको थोड़ा खेलने का मन किया तो वो बीच में एक ऐसे बॉम्ब डाल देंगे. सो बी प्रिपेयर्ड कि 20 मार्क्स का मैक्स 15 to 20 मार्क्स का सरप्राइज क्वेश्चन आएगा. ऐसा देख के लगेगा कि ये इस सब्जेक्ट से है भी या नहीं, बट वॉट यू हैव टू डू ना, यू हैव टू एंश्योर 80 में अपन तोड़ के आ रहे हैं या फोड़ के आ रहे हैं, जो भी बोलते हैं. बिकॉज इफ़ आई टेल यू, मेरा भी जो एग्जीक्यूटिव में सीन था ना, मुझे नहीं पता था कि अमेंडमेंट नाम की कोई चीज़ होती है. और मेरा जो क्लासेस था वो मेरे पहले ख़त्म हो गए थे, और उसमें ऐसे था कि मैंने मॉड्यूल नहीं देखा था क्योंकि बोथ ग्रुप कर रही थी मैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, CA CET वगैरह किया नहीं था, डायरेक्ट एंट्री से लिया था ग्रेजुएशन के बेसिस पे. सो आई वॉज नॉट रियली फेमिलियर विद दीज थिंग्स. तो मॉड्यूल आके रखी हुई थी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने बिल्कुल देखे थे, कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं देखे थे, और बुक में काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं थी. तो मेरे लिए तो जो बाकी बच्चों के लिए पता था, मेरे लिए वो भी सरप्राइज क्वेश्चंस थे. और 75-80 मार्क्स का मुझे पता था. 75-80 मार्क्स का मैंने इतना सही लिख के आया कि मुझे एग्जामेशन मिले थे. एग्जीक्यूटिव में आई गॉट 7 एग्जामेशन आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स. उस वक्त 8 सब्जेक्ट्स थे. तो वॉट यू हैव टू बी श्योर अबाउट इज़ योर कॉन्फिडेंस, कि जितना आता है, ट्रस्ट मी. MCQs में अगर मैं बात करूँ, एक पर्सन ने मुझे कॉल करके बोला कि दीदी टैक्स का पेपर हुआ था 100 मार्क्स का, 54 क्वेश्चंस ही मैंने टिक किए हैं, पास हो जाऊंगा क्या? उसके 48 या कुछ मार्क्स आए थे. 54 अटेम्प्ट करके भी आया ना. सो यू हैव टू बी श्योर कि जितना आता है ना वो सही लिख के आए. जो नहीं आता उससे अपना दिमाग खराब नहीं करना है. वो बिल्कुल बी रेडी. एग्जाम में जब जाओगे, जब पेपर देखोगे, बस उसको ढूंढना है कि सरप्राइज क्वेश्चन चलो मिल गया, इसके अलावा मुझे आता होगा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू. हो सकता है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 20 मार्क्स तक के सरप्राइज क्वेश्चंस आ सकते हैं. मतलब 4 क्वेश्चन तक के सरप्राइज क्वेश्चन, दिमाग खराब कर देने वाले क्वेश्चन, 2-2 पेजेस के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. स्कैनर टैक्समैन का अच्छा है, और अगर आपको सिर्फ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप गाइडलाइन आंसर्स भी देख सकते हो, या फिर स्कैनर कोई सा भी लोगे तो चलेगा. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी स्कैनर्स ऑफ टैक्समैन, आई बिलीव उनका अच्छा रहता है. उसमें भी नए सिलेबस के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा अटेम्प्ट था सो उससे पहले के जो स्कैनर्स थे वो न्यू थे, तो उसमें उतने सही से चीज़ें नहीं दी हुई थी, बिकॉज द सिलेबस हैज़ चेंज. तो कुछ सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं. इसके अलावा फॉर SBI आई हैव स्कैनर, सो इफ़ यू वांट आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्कैनर, आई कैन शेयर SBI एंड SBC. द आंसर दिस इज डन. चलो, इसके अलावा आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो मैंने बताया. अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें जितना चाहो उतना लिख सकते हो. 3 मार्क्स के लिए हाफ टू 3/4 पेज लिखोगे, मैक्स 1 पेज लिखोगे. 5 मार्क्स के लिए 1-1.5 पेजेस लिख सकते हो, मैक्स 2 पेजेस. इसके अलावा अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक उतना बड़ा है ही नहीं, तो जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखो. हाँ हाँ, उसके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना. जो पास्ट पेपर के पहले आप क्या करो ना, पहले क्वेश्चंस देखो कि पूछते कैसे, उस हिसाब से, उस अप्रोच से फिर आपको पढ़ना चाहिए. तब आपको समझेगा कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है. मुझे FM में लगा था कि मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरी बहुत पूछ ली, किसी एक्ट का या किसी काउंसिल का कौन सा साल का इस्टेब्लिशमेंट था वो पूछ लिया. सो यू नेवर नो. उसमें भी अगेन मिक्स क्वेश्चंस होते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, वो भी होते हैं, और जो हमें लगता है कि ये थोड़ी ना पूछेगा, वो भी आ जाते हैं. सो यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पे आपको सब चीज़ें पढ़नी होंगी. ओके, लेट्स स्टिक टू आंसर राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है, अगर आपको लग रहा है बहुत सारे, यू कैन रजिस्टर फॉर 1-on-1 काउंसलिंग, या फिर आप मुझे वो पिंग कर देना, तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. फिलहाल आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. आंसर की लेंथ मैंने बता दी. क्वेश्चंस के आधे आंसर लिखे तो आधे मार्क्स मिल सकते हैं. यस,
मिल सकते हैं, बस वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को ही कॉपी किया है आपने, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में ब्लू और ब्लैक दोनों अलाउड होता है। जितना मुझे आज तक का पता है, ब्लू और ब्लैक दोनों मिक्स करके यूज नहीं करना है, एक ही कलर यूज करना है। या ब्लैक यूज करो या ब्लू यूज करो, एक पेपर में एक ही। नहीं 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 नहीं, सिर्फ वन कलर इन योर आंसर शीट। पन्ने पलट के देखे, एक ही कलर होना चाहिए। कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन चेकर ना। क्योंकि जब आप, हाँ, अब जब आप आंसर लिखोगे ना, आंसर शीट में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। 15 मिनट है ना, 15 मिनट में 1 मिनट लगेगा वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में, पढ़ लेना, गलती नहीं करना। वहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी हुई होगी कौन सा कलर का पेन अलाउड है। एक्स्ट्रा पेन रखना, 4 पेन रखना, स्केल, कैलकुलेटर सब रखना, घड़ी ज़रूर रखना जो चल रही हो। अगर सेक्शन कहीं पर भी याद नहीं है तो लिखो एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबल, रेलिवेंट ऐसे लिख सकते हो। ओके, और किसी को कोई सवाल? नथिंग? चीज़ों को रिवाइज करना कैसे करना है, नॉट स्पेसिफिकली गवर्नेंस, आई टेल यू फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करना है ना। पहली चीज़ देखो कि इम्पॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं। जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जिनका वेटेज ज़्यादा है, काफ़ी सब्जेक्ट्स में दिया हुआ होता है कि कौन सा पार्ट्स का कितना कितना वेटेज है। जैसे टैक्स, जीएसटी, उसमें दिया हुआ है, जीएसटी इजी भी है और स्कोरिंग भी है, वो हो गया। जिगल में दिया हुआ है, जिगल में नहीं है आई बिलीव, कंपनी लॉ में है। कंपनी लॉ में जो जैसे 30 मार्क्स के, 35 मार्क्स के जो पार्ट है, वो जो आपको इजी लगता है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, पहले उसको कवर करो। और जो ऐसे पार्ट्स है, जैसे प्रोफेशनल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो गवर्नेंस में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक चैप्टर 20 मार्क्स का है, और उसके बाद जो पार्ट सी है वो भी 2 या 3 चैप्टर्स है, वो भी 20 मार्क्स के हैं। सो इनको थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये जो ऐसे पार्ट्स होते हैं ना, इनको पूरा एंड टू एंड यू हैव टू प्रिपेयर। जितना हो सकता है उतना लिख लिख के यू हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स जिनका वेटेज ज़्यादा है। कुछ एंड टू एंड कर सकते हो, और जो लग रहा है कि पूरा कवर नहीं हो पाएगा उसकी स्पेसिफिक स्टडी कर सकते हो। सो पूरा आप सोच रहे हो कि पूरा मॉड्यूल का फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सारे सब्जेक्ट करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थोड़ा क्या, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पॉसिबल होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसलिए यू हैव टू सी कौन से चैप्टर्स एंड टू एंड करने हैं और कौन से चैप्टर्स आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स ही करने हैं। बट यू हैव टू डू मैक्स, तो उसके लिए आपको पहले देखना होगा एंड टू एंड कौन से करने हैं, वो पूरा करो जिनका वेटेज ज़्यादा है। और बाकी के लिए आप चूज कर सकते हो कि अगर कुछ स्किप करना है तो। राइटिंग प्रैक्टिस कोई भी सब्जेक्ट का, बी टैक्स ऑल्सो, आपको कैलकुलेशन करके देखना है। आप स्कैनर्स ले लो या फिर पास्ट पेपर ले लो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब तक हाथ से उसको सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप रिटन पेपर की बात करें हैं टैक्स के, तो जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि फॉर्मेट कैसे लिखना है। और अगर आप एमसीक्यूज़ की बात करें तो यूज़ कैलकुलेटर फॉर दैट। जितना हो सकता है वो कैलकुलेट कर करके देखो, जितना पॉसिबल है उसको लिख के देखो। अगर लग रहा है कि नहीं अब और हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत टाइम जा रहा है, स्टार्ट कैलकुलेटिंग। 2 क्वेश्चन लिखो, 5 क्वेश्चन कैलकुलेट करके देख लो। वहाँ पर आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, जो भी स्कैनर या गाइडलाइन आंसर्स होंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट either by solving on the paper or on the calculator. Okay, चलो आप लोगों के आंसर्स देख लेंगे एक बार, और इसके साथ हमारा वर्कशॉप समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। कैन वी सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर? यस। अच्छा, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर अगेन, इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स है, यू पिंग मी, आई टेल यू द नेम्स। थैंक यू, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। एंड एज आई सेट, अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है, शेड्यूल्स बनवाने हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर 1-on-1 काउंसलिंग ऑल्सो।
चलो, आई सी यू सून देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। शांति से, अच्छे से, आराम से पढ़ो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।